आग्रह करूंगा श्री राजेंद्र त्रिवेदी जी, माननीय अध्यक्ष गुजरात विधानसभा से, कि वे अपना स्वागत संबोधन प्रस्तुत करें। आदरणीय राष्ट्रपति महोदय रामनाथ कोविंद जी, आदरणीय उपराष्ट्रपति जी एवं राज्यसभा के आदरणीय चेयरमैन श्री एम वेंकैया जी, गुजरात के राज्यपाल आदरणीय महोदय आचार्य देवव्रत जी, लोकसभा के आदरणीय अध्यक्ष महोदय ओम बिरला जी, केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री आदरणीय श्री प्रहलाद जोशी जी, हमारे गुजरात प्रांत के आदरणीय संवेदनशील मुख्यमंत्री श्री विजयभाई रूपाणी जी, राज्यसभा के उपसभापति श्री आदरणीय हरिवंश नारायण सिंह जी, लोकसभा के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पक्ष के नेता आदरणीय श्री अधीर रंजन चौधरी जी एवं महान भारत के सभी प्रदेशों से आए माननीय पीठासीन अधिकारीगण, केंद्रीय मंत्री आदरणीय श्री अर्जुन मेघवाल जी, गृह राज्य मंत्री श्री प्रदीप सिंह जी, लोकसभा एवं राज्यसभा के संसद सदस्यगण, सभी गुजरात के विधायकगण, राज्य विधानमंडल के सचिव श्री तथा लोकसभा राज्यसभा के सभी अधिकारीगण एवं सभी आमंत्रित अतिथिगण, आप सभी का हृदयपूर्वक गुजरात की इस पावन भूमि पर सप्रेम स्वागत करता हूं। 80वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी परिषद हो रही है। यह एक अनूठा अवसर है, क्योंकि यह प्रथम अवसर है जब इस प्रकार की परिषद में माननीय राष्ट्रपति जी महोदय के कर कमलों द्वारा शुभारंभ होने जा रहा है। आदरणीय उपराष्ट्रपति जी भी उपस्थित हो और कार्यक्रम के समापन में देश के प्रधानमंत्री जी समापन वक्तव्य देंगे, ऐसा कभी नहीं हुआ। अति पावन नर्मदा मैया की गोद में और सातपुड़ा एवं विंध्याचल पर्वत श्रृंखला के पहाड़ों की छांव में, और विशेष रूप से जहां विश्व की सबसे बड़ी प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, जहां विश्व की सबसे बड़ी प्रतिमा है द आयरन मैन ऑफ इंडिया की आदरणीय सरदार पटेल, जिन्होंने देश की आज़ादी पश्चात अलग अलग सभी रियासतों को एकजुट करके अखंड भारत बनाया, इसलिए यह एकता का प्रतीक है। ऐसी प्रेरणा स्थली पर यह परिषद का होना बहुत ही गौरवप्रद घटना है। गुजरात के सपूत महामानव सरदार पटेल की प्रतिमा सरदार सरोवर बांध के सन्मुख विश्व की सबसे बड़ी प्रतिमा हो, यह कल्पना गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने की थी, जिसे उन्होंने साकार भी किया। देश की एकता को जोड़े रखने का सबसे बड़ा संदेश इस सरदार पटेल की प्रतिभा एवं प्रतिमा से विश्व को जाता है। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी के शब्दों में अगर मैं कहूं तो यूनिटी इज पावर, यूनिटी इज स्ट्रेंथ, यूनिटी इज एम्पावरमेंट, यूनाइटेड वी विल स्केल न्यू हाइट्स। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की विश्व की सबसे ऊंची यह दर्शनीय प्रतिमा, जो सरदार पटेल की जन्म जयंती के अवसर पर और राष्ट्रीय एकता दिन पर दिनांक 31 अक्टूबर 2018 को आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने यहीं से राष्ट्र को समर्पित किया। मेरा सौभाग्य रहा कि उस अवसर पर मुझे भी मंच पर उपस्थित होने का अवसर प्राप्त हुआ। देश के हर कोने से
किसान भाइयों ने कृषि प्रवृत्ति में काम आने वाले औजार भेंट किए। उसी औजार को प्रोसेस करके 50 लाख किलो लोहा सरदार साहब की उस प्रतिमा के बेस में लगाया गया। यह भव्य प्रतिमा की ऊंचाई 182 मीटर यूं ही नहीं है। यह भव्य प्रतिमा यह संख्या की एकता का भी प्रतीक है। गुजरात विधानसभा के विधायकों की सदस्य संख्या 182 निर्मित है, जो जनप्रतिनिधि 6.5 करोड़ गुजरातियों का प्रतिनिधित्व भी करती है, उसका यह प्रतीक है। 64वां कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री कॉन्फ्रेंस युगांडा में सितंबर 2019 में आयोजित हुई। वहां लोकसभा के माननीय अध्यक्ष महोदय श्री ओम बिरला जी के नेतृत्व में मुझे भी गुजरात का प्रतिनिधित्व करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इस खुशी की बात को आप सबसे साझा करते हुए आदरणीय मोदी जी के विकास के मुद्दों को हमने वहां विश्व फलक पर रखा। उपस्थित सभी लोगों ने सराहना की और फलस्वरूप गुजरात के इतिहास में पहली बार माननीय नरेंद्र मोदी जी की योजना को महत्व देते हुए सत्र दौरान सेमिनार में 2 दिन लगातार मुझे मंच पर केंद्र स्थान मिला। मैं नम्रतापूर्वक अवगत करना चाहता हूं कि पहली बार 2020 में विधानसभा में श्रेष्ठ पार्लियामेंट्रियन अवार्ड देना शुरू किया। इस बात के लिए मैं माननीय लोकसभा के अध्यक्ष श्री ओम बिरला जी, जो मेरे प्रेरणा स्रोत रहे, उनका भी मैं बहुत आभारी हूं। बहुत खुशी और प्रशंसा की बात यह भी है कि कुछ ही दिनों की समय सीमा के भीतर गुजरात सरकार और विशेष रूप से आदरणीय मुख्यमंत्री श्री विजय भाई रूपाणी जी ने इस कार्यक्रम को उत्कृष्ट बनाने के लिए तुरंत सभी जरूरी सूचनाएं, मार्गदर्शन और व्यवस्था के आदेश किए। इसलिए हम गुजरात सरकार की सराहना करते हैं। लोकसभा के अध्यक्ष महोदय श्री ओम बिरला जी ने गुजरात राज्य को यह अवसर प्रदान किया, इसलिए उनका भी बहुत आभारी हूं। मुझे आशा है कि कोरोना महामारी को ध्यान में रखते हुए हम सावधानी बरतेंगे। जय जय गरवी गुजरात, भारत माता की जय। संबोधन के लिए माननीय अध्यक्ष गुजरात विधानसभा का सादर अभिनंदन। आग्रह श्री अधीर रंजन चौधरी जी से, जो लोकसभा में कांग्रेस संसदीय दल के नेता हैं, कि वो सभा को संबोधित करेंगे। Honorable President of India, Honorable Vice President, Honorable Speaker, Lok Sabha, Deputy Chairman, Rajya Sabha, Governor, State of Gujarat, Chief Minister, State of Gujarat, Parliamentary Affairs Minister, all other distinguished guests and dignitaries, I do not know how shall I express my joy, exhilarations, and the rejoicing moment, because this is the first time ever in my life I am witnessing this kind of conference under the template All India Presiding Officers Conference. So in the inception, I must express my gratitude to the host of this program, who are generous enough to invite me to be discovered myself in the presence of the galaxy of luminaries, eminent persons across the nation. See, you are going to celebrate the auspicious and historic occasion, Constitution Day, in Kapadia, which is also witnessing the Colossus statue, the tallest in the world, dedicated to the memory of Iron Man, Sardar Vallabhbhai Patel, who espoused the concept of rise above caste, region and religion, who had
weave the nation, who had played an instrumental role in political and national integration of our country, India. It is a land blessed by the soul of Mahatma Gandhi also. See, as we know, that India is a young nation as well as an ancient civilization. Our constitution was a great contribution of those freedom fighters, of those eminent persons who represented each and every walk of our life and who had staged every nerve, who had exhausted all their resources, who had burned their midnight oil to prepare the great manuscript in the world, the longest written constitution. The architect Baba Saheb Ambedkar, who exhorted to the nation that only political democracy is not sufficient for the country. We need social democracy also, which recognizes liberty, equality, and fraternity. Liberty cannot be divorced from equality. Equality cannot be divorced from liberty. And equality and liberty both cannot be divorced from a fraternity. So the civilization of our nation has been reflected in the preparation of the Constitution. The Indian civilization has never indulged in any kind of a singular idea. In terms of our metaphysics, philosophy, religion, in every sphere, in every realm, Indian civilization reflected the idea of plurality. Plurality should be the basic feature of our civilization. Plurality accommodates differences. Differences embody and enact a dissent. So, India believes in the concept of plurality. India is an augmentative society, and our civilizational conventions always recognize that convention of debate, dialogue, dissent, disagreement. This is the country, as I said earlier, blessed by the great soul Mahatma Gandhi, who was the epitome of truth and non-violence, who was recognized throughout the world as an emancipator of the oppressed people of the world. I just cite a short narration on Mahatma Gandhi before concluding my speech. When the entire Europe was ravaged by the fascist forces during the course of World War II, Einstein was driven away from Europe. Nobel laureate Thomas Mann's books were burned down. That time poet Rabindranath Tagore expressed his anguish, pain and grief to his friends and associates. One of his friends replied him that I also share the anguish with you, but at the same time I will remind you, poet Rabindranath Tagore, that the civilizations of the world have never been determined by the brutal forces. The civilization of the world has been determined by the forces of humanity. So neither the brown shirt of Hitler nor the black shirt of Mussolini will determine the course of the civilization. Rather, the course of the civilization
is going to be determined by such a person who does not have any shirt. He is Mahatma Gandhi. He lives in our country, and Gujarat is the abode of the great person Mahatma Gandhi. Long live Indian Constitution. Long live Indian democracy. Long live India. Thank you. लोकसभा में कांग्रेस संसदीय दल के नेता श्री अधीर रंजन चौधरी जी, आपका संबोधन के लिए धन्यवाद। आग्रह श्री प्रहलाद जोशी, माननीय कोयला खान एवं संसदीय कार्य मंत्री की सभा को संबोधित करें। आदरणीय राष्ट्रपति जी, आदरणीय उपराष्ट्रपति जी, आदरणीय राज्यपाल महोदय जी, मुख्यमंत्री महोदय जी, और आज के एक कार्यक्रम के द मेन इंस्पिरेशन माननीय स्पीकर महोदय अधीर रंजन चौधरी जी, अर्जुन मेघवाल जी, और स्पीकर गुजरात विधानसभा, and all the presiding officers who have gathered here from all over the country. First of all, I would like to thank Honorable Speaker Shri Om Birla ji, who thought that this Speaker Presiding Officer Conference should be held in such a place this year where we all get inspiration by the unity of the symbol of unity of India, सरदार वल्लभ भाई पटेल। हम आते आते हमने वो स्टैचू देखा, पहले भी मैंने देखा था, लेकिन देखते हुए एक उत्साह और उमंग आ जाता है, क्योंकि इफ एट ऑल आफ्टर 1947 if India is in such a situation, it is we are so much united and strong and one of the world's most recognized country. It is because of Sardar Vallabh Bhai Patel that we should always remember. Constitution Day, this concept was started in Gujarat only. When Honorable Prime Minister of country, today's Prime Minister of the country was the Chief Minister here, he conceptualized it. उन्होंने इसका कल्पना की और उस दिन माननीय नरेंद्र मोदी जी ने हाथी के ऊपर कॉन्स्टिट्यूशन रख के एक बहुत बड़ा जुलूस निकला, शोभा यात्रा निकला, और जब उन्होंने प्रधानमंत्री बने, ही स्टार्टेड एट ऑल इंडिया लेवल दिस कॉन्स्टिट्यूशन डे, एंड 1949 this constitution was finally, this was, and on 25th January is one, 25th November is one most important thing is, on the same day, the last speech of Dr. Ambedkar was Constituent Assembly was on 1949 November 25th. And probably in that only he has said, the Constitution can provide only the organs of the state, such as legislature, executive, and judiciary. The factors on which the working of those organs of the state depends on the people and the political parties. They will set up as their instruments to carry out their wishes and their politics. This is what he has said on that day. And इसका अर्थ है हमारा इंटेंशन ठीक होना चाहिए, एंड डेमोक्रेसी एंड टॉलरेंसी एंड एक्सेप्टिंग all thoughts, all ideology, it is in the blood of India. Democracy, Dr. Ambedkar ji gave a very good constitution to us, but he himself, he has many times quoted, India has legacy, a very good legacy of having democratic values in our society itself. We can see it if you go back in Vaishali in Bihar,
in Karnataka, Lord Basveshwara in the 12th century, he started Anubhava Mantapa. In that Anubhava Mantapa, from all sects of people, from the so-called the lower caste people to the so-called upper caste people, all were representing, and some 770 people were there, and those people used to meet and they used to decide what king has to take decision and what policy decision should be. And these were there from those days. And Dr. Ambedkar, having studied all those things, he very vociferously he thought and he brought out all these things in our constitution. And accepting all ideas. See, our tolerancy was such to the great height. Even Charvaka, who said, Karja karo, ghee khao, even that was accepted as a philosophy, and that he was called as a Rishi. This is our legacy, and today the presiding officers conference, we have to decide. We have to resolute that we are totally, all the three organs are independent. But many a times, because of sometimes behavior of all of us, I am not telling presiding officer, all political sects, because of our political sect, people are losing confidence. Sometimes people are telling, ये राजनीति के बारे में बहुत लो लैंग्वेज में बात करते हैं. इसके कारण हम भी है. We are also responsible for that. We should introspect ourselves. We should not allow to happen, because there is no other. The best alternative form of the governance in the world is today democracy. That is, according to me, parliamentary democracy. The people should not lose confidence, and we should not allow, especially presiding officers, we all together decide. We should not allow a situation. I am not telling whatever judiciary is doing wrong. We should not allow such a situation where, because of our wrongdoings or wrong steps, court can intervene in this. We should not bring that situation. One more thing I would like to appeal. After 2014, this government took over. Around 1,486 redundant laws have been repealed, because they were all creating complication, confusion. 1,446 laws have been repealed. I appeal to all presiding officers to think in that line. Whichever are redundant, which are obsolete, those laws we should think of repealing those laws. With these appeal, and I wish this 2 days presiding officers conference a great success, and I am really thankful to Honorable Rashtrapati Ji, Honorable Uparashtrapati Ji, and to the Honorable Speaker for providing this opportunity, and I am also thankful to Gujarat government and Honorable Chief Minister of Gujarat for having organized this in a very systematic manner, and also arrangement are extremely well. I am really thankful to you. बहुत बहुत धन्यवाद. नमस्कार. धन्यवाद श्री प्रहलाद जोशी जी. माननीय कोयला खान एवं संसदीय कार्य मंत्री, आग्रह करूंगा श्री विजय रूपाणी जी, माननीय मुख्यमंत्री गुजरात, कि वो सभा को संबोधित करें. आदरणीय राष्ट्रपति महोदय श्री रामनाथ कोविंद जी, आदरणीय उपराष्ट्रपति माननीय वेंकैया नायडू जी, आदरणीय ओम बिरला जी स्पीकर लोकसभा, माननीय प्रहलाद जोशी जी यूनियन मिनिस्टर पार्लियामेंट्री अफेयर्स, माननीय मेघवाल जी यूनियन मिनिस्टर, माननीय हरिवंश जी डेप्यूटी चेयरमैन राज्यसभा, श्री अधीर रंजन चौधरी जी लीडर ऑफ ऑपोजिशन, स्पीकर गुजरात विधानसभा माननीय राजेंद्र भाई त्रिवेदी, और उपस्थित
देश भर से आए हुए सभी विधानसभा के अध्यक्ष, कमेटी मेंबर और प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स, विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश में लोकतंत्र के 3 आधार स्तंभ न्यायपालिका, विधायिका और कार्यपालिका के बीच समन्वय से लोकतंत्र को और भी मजबूत बनाने का चर्चा मंथन के लिए आज से 2 दिन के लिए 80वीं अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स कॉन्फ्रेंस में हम सब उपस्थित हैं। मां नर्मदा नदी पर बने सरदार सरोवर बांध के निकट अखंड भारत के निर्माता सरदार वल्लभ भाई पटेल की दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के परिसर में इस सम्मेलन के आयोजन का गुजरात की जनता को बहुत विशेष आनंद है। साथियों, गुजरात प्राचीन काल से ही देश में एक अग्रणी राज्य रहा है। भगवान श्री कृष्ण का धाम द्वारिका, 12 ज्योतिर्लिंग में प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ, 1600 किलोमीटर तक लंबा समुद्री तट, कच्छ का विशाल रण, पर्यटन जगत का तोरण, एशियाई बब्बर शहर और भारत की पहली वर्ल्ड हेरिटेज सिटी अहमदाबाद एवं वर्ल्ड हेरिटेज साइट चापानेर और राण की वाव जैसे विविध पर्यटन की विविधता, इस तरह विश्व का प्राचीनतम बंदरगाह लोथल, मैन्युफैक्चरिंग हब एवं उद्योगों के अलावा अब स्टैच्यू ऑफ यूनिटी एवं सी प्लेन की सेवाओं के साथ गुजरात ने अपना अव्वल स्थान कायम रखा है। यह वही गुजरात है जिसमें महात्मा गांधी और सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में गुलामी के कालखंड से देश को मुक्त कराने के स्वराज प्राप्ति के आंदोलन में भी गुजरात ने देश का नेतृत्व किया था। आजादी के आंदोलन का नेतृत्व करने वाले गुजरात के 2 सपूत महात्मा गांधी और सरदार वल्लभ भाई पटेल की भूमि इस गुजरात में आप सबका हृदय की गहराई से मैं स्वागत करता हूं। गुजरात का चप्पा चप्पा आपका हार्दिक स्वागत करता है। मित्रों, आज से 2 दिन के लिए आप सभी देश के लोकतांत्रिक मूल्यों की उज्ज्वलता और संसदीय प्रणालिका में लोकतंत्र की निष्ठा और अहमियत के विषय पर विचार मंथन करने के लिए जा रहे हैं। एक सुंदर सुयोग वह यह है कि संविधान के आधार पर हम दुनिया में सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में आज स्थापित हुए हैं। उस संविधान के निर्माण में भी गुजरात के 2 व्यक्ति का योगदान रहा है। भारतीय विद्या भवन के संस्थापक एवं साहित्यकार कन्हैयालाल मुंशी और हंसाबेन जीवराज मेहता ने संविधान सभा के सदस्य के तौर पर अपना बहुमूल्य योगदान संविधान के लिए दिया था। हमारे संविधान में संप्रभुता और एक अखंड राष्ट्र की जो अवधारणा है उसे चरितार्थ करने में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 565 देशी रियासतों को भारतीय संघ में एकीकरण कर एक विशेष योगदान दिया है। इसलिए ही आज अटक से लेकर कटक तक और द्वारिका से लेकर डिब्रूगढ़ तक भारत माता अखंडित है, एक है। उसे उस संविधान के सिद्धांतों का अनुसरण करते हुए लोकतंत्र के सर्वोच्च मंदिर के समान संसदीय प्रणालिका के गृह लोकसभा और विधानसभा है। विशेष गौरव की बात यह है कि इस सर्वोच्च मंदिर के मूल्य निष्ठा और सरल संचालन की पीठिका भी सर्वप्रथम गुजरात के ही 2 सपूतों को गौरवित हुए हैं। स्वतंत्रता पूर्व भारत की पहली केंद्रीय धारासभा के प्रथम निर्वाचित अध्यक्ष श्री विट्ठल भाई पटेल और स्वतंत्र भारत के प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष श्री गणेश मावलंकर वो भी गुजरात के ही थे। साथियों, स्वराज के शिल्पी
रहे दो गुजरातियों के साथ साथ संसदीय प्रणालिका को सुदृढ़ बनाने वाले सदन के प्रथम संचालक भी ये दो गुजराती रहे हैं। अब स्वराज को सुराज्य की ओर परिवर्तन करने के लिए एक भारत श्रेष्ठ भारत, उस संकल्पना को प्रेरणा स्रोत भी दो गुजराती सपूत प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी और गृह मंत्री अमित शाह जी कर रहे हैं, जिसका हमें गौरव है। इस सम्मेलन का दूसरा दिन 26 नवंबर भारत के इतिहास की सुनहरी तारीख है। 1949 में भारत के संविधान को अंगीकृत किया गया था और इसके साथ हमने एक गणतंत्र राष्ट्र बनाने के पथ पर पहला मजबूत कदम बढ़ाया था। आज इस मौके पर मैं भारत के संविधान के निर्माता बाबा साहिब डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर को श्रद्धापूर्वक नमन करना चाहता हूँ। मैं हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी का भी आभार व्यक्त करता हूँ कि जिनकी प्रेरणा से 2015 में देश भर में संविधान दिवस मनाने की परंपरा शुरू की है। दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश का संविधान बनाने कोई मामूली बात नहीं थी, लेकिन हमारे महान और दूरंदर्शी नेताओं ने इस कार्य को बेखूबी अंजाम दिया। अखिल भारतीय पीठासन अधिकारी सम्मेलन की शुरुआत 1921 में हुई थी और गुजरात के सपूत विठल भाई पटेल ने 1925 से 1930 तक दौरान उसकी अध्यक्षता की थी। स्वस्थ और निष्पक्ष लोकतंत्र के लिए उत्तम लोकतांत्रिक प्रक्रिया को होना जरूरी है। मुझे उम्मीद है कि ये सम्मेलन में विधानमंडलों के पीठाधीश अधिकारी लोकतंत्र के 3 स्तंभों के बीच शानदार सहयोग और समन्वय की जरूर मंथन करेगा और सदन के अध्यक्ष की जिम्मेदारी को वो दोगुना हो जाती है और उस पर मंथन, विचार, लिहाजा विधानमंडलों की गरिमाई, कार्यप्रणाली और व्यवहार केवल वर्तमान नहीं बल्कि भविष्य की लोकतांत्रिक चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए आप सब कर रहे हैं। अंतिम छोर पर रहे व्यक्ति का कल्याण और सबका साथ सबका विकास का लक्ष्य हमारी प्राथमिकता है। मैं आशा करता हूं कि इस सम्मेलन में आप सभी द्वारा व्यक्त किए गए विचार बीज हमारी व्यवस्था को और सुदृढ़ बनाने के लिए काम आएगी और इस सम्मेलन की सफलता के लिए भी मैं आप सबको शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय जय गरवी गुजरात। भारत माता की जय। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री गुजरात। माननीय अध्यक्ष लोकसभा श्री ओम बिरला जी से आग्रह कि वो सभा को संबोधित करें। महिम माननीय राष्ट्रपति महोदय, माननीय उपराष्ट्रपति महोदय, महामहिम राज्यपाल महोदय, राज्यसभा के उपसभापति जी, गुजरात के माननीय मुख्यमंत्री जी, संसदीय कार्य मंत्री जी, संसदीय राज्य मंत्री जी, लोकसभा में कांग्रेस संसदीय दल के नेता, गुजरात विधानसभा के अध्यक्ष जी, सभी माननीय पीठासीन अधिकारीगण, माननीय मंत्रीगण, माननीय सांसदगण और सभी विशिष्ट अतिथिगण, आज भारत की विधायी निकायों के पीठासीन अधिकारियों के 80वें सम्मेलन में
उपस्थित होकर मुझे अत्यंत हर्ष हो रहा है। गुजरात की ये पावन पवित्र भूमि मां नर्मदा के तट पर लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की विशाल प्रतिमा के छत्र में एकत्रित होना अपने आप में अद्भुत है। गुजरात हमारे स्वतंत्रता संग्राम के महानायक राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की धरती है। ये धरती आधुनिक भारत के निर्माता सरदार वल्लभ भाई पटेल की और धरती है जिन्होंने संविधान रचना करने में विशेष भूमिका निभाई, जिनकी प्रेरणा से ये संविधान बना और आज हम सब संविधान सभा द्वारा आयोजित 71वीं वर्षगांठ पर के पूर्व आयोजित कार्यक्रम में यहाँ पर पधारे हैं। मैं इस मौके पर विशेष रूप से माननीय राष्ट्रपति जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि माननीय राष्ट्रपति जी सार्वजनिक कार्यक्रम में पहली बार यहाँ उपस्थित हुए हैं। इसके लिए हम सब पीठासीन अधिकारी आपके प्रति कृतज्ञ हैं। माननीय उपराष्ट्रपति जी भी चेन्नई से यहाँ पधारे, उनका भी हम सब पीठासीन अधिकारी कृतज्ञता अनुभव करते हैं। विश्व के सबसे बड़े कार्यशील लोकतंत्र के रूप में हम सबके लिए ये उपयुक्त अवसर है कि हम इस संविधान दिवस पर अपने संवैधानिक दायित्वों पर विचार करें और अपने महान नेताओं द्वारा निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने का संकल्प लें। हम सभी देश की जनता के हितों, उनकी चिंताओं, आशाओं और आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। हमारी लोकतांत्रिक संस्थाएं संविधान से ही अपनी शक्तियां प्राप्त करती है। एक सशक्त किंतु संवेदनशील विधायिका भी इस संविधान की अनुपम देन है। इस संविधान ने देश की संसद और राज्यों की विधानमंडल को जनभावनाओं के अनुरूप कार्य करने का आधार प्रदान किया है। आज एक जनप्रतिनिधि के रूप में हमें अपने संवैधानिक मूल्यों के प्रति दृढ़ रहकर अपने कर्तव्यों का सम्यक निर्वहन करने हुए समाज के आखिर व्यक्ति के उत्थान और कल्याण के लिए सदैव प्रयत्नशील रहना चाहिए। संविधान के जनक डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के राजनीति के साथ साथ आर्थिक लोकतंत्र के सपनों को पूरा करने के लिए ये विधायिका और अधिक सक्रियता से काम कर रही है। ये विधायिका का दायित्व है कि सदन में अभिव्यक्त जनभावनाओं का समुचित कार्यान्वयन हो तथा कार्यपालिका जनता के प्रति उत्तरदायित्व बनाई जाए। इस सम्मेलन में विचार विमर्श करने हेतु हमने तीनों लोकतंत्र के स्तंभ, उन पर विशेष रूप से किस तरीके से हम आपस में समन्वय बनाकर और अपने
संवैधानिक उत्तरदायित्वों को पूरा कर सकते हैं। शासन के विभिन्न अंगों के बीच सौहार्दपूर्ण सहअस्तित्व और देश के लोकतंत्र के सतत विकास के लिए ये विषय आज के संदर्भ में समसामयिक है। हम सबका मकसद जनता के हितों का संरक्षण करना ही है। अपनी अपनी संस्थाओं के माध्यम से काम करने के लिए हमारे पास पर्याप्त शक्तियां उपलब्ध है। आइए इस अवसर पर हम सब नई ऊर्जा के साथ राष्ट्र के निर्माण का संकल्प लें। मुझे पूरा विश्वास है कि हमारा छोटा सा प्रयास नागरिकों के जीवन में बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है। मुझे पूरी आशा है यहाँ सभी उपस्थित प्रतिनिधि अपना रचनात्मक योगदान देकर एक सार्थक चर्चा कर हम लोकतंत्र को और मजबूत करने का काम करेंगे। लोकतंत्र की इस लंबी यात्रा में संस्थाओं के कार्यक्रम में कुछ मतांतर सामने आए हुए हैं जो स्वाभाविक भी हैं। इस संवैधानिक प्रावधानों और लोकतांत्रिक प्रणाली के तहत प्रक्रियाओं में सुधार और उसका समाधान निकालने की जिम्मेदारी हमारी है। मैं इस मौके पर यहाँ पधारे सभी पीठासीन अधिकारी जो अपनी अपनी संस्थाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं, जिनका दायित्व होता है कि हम अपनी संस्थाओं के माध्यम से लोकतंत्र को सशक्त करें, मजबूत करें, जनता के प्रति जवाबदेह बनें, ये हमारी जिम्मेदारी है। और मुझे आशा है कि हम 2 दिवसीय सम्मेलन के माध्यम से संविधान की मूल भावनाओं के आधार पर हम इस लोकतंत्र को और मजबूत करेंगे, सशक्त करेंगे, जवाबदेह बनेंगे। और इसीलिए हम सामूहिक रूप से चर्चा करते हैं, अपने अपने अनुभवों को साझा करते हैं और अपनी अपनी संस्थाओं के नवाचारों को आदान प्रदान कर जनता के प्रति इन संस्थाओं को और जवाबदेही बनाते हैं। मैं इस मौके पर विशेष रूप से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भी धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिन्होंने इस पवित्र भूमि, प्रेरणा स्रोत भूमि पर हमें 2 दिवसीय सम्मेलन आयोजित करने के लिए मार्गदर्शन किया। मैं पुनः माननीय राष्ट्रपति जी का, उपराष्ट्रपति जी का, सभी पधारे अतिथियों का पीठासीन अधिकारी के अध्यक्ष के रूप में बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने इस विषम परिस्थितियों के अंदर इस सम्मेलन में यहाँ पधार कर हमारा मार्गदर्शन किया और लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए हमें सही दिशा देने का काम किया। पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। संबोधन के लिए हार्दिक धन्यवाद माननीय लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला जी। माननीय उपराष्ट्रपति एवं सभापति राज्यसभा श्री वेंकैया नायडू जी से आग्रह कि वो अपने संबोधन से सम्मेलन का मार्ग प्रशस्त करें। महामहिम राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी, गुजरात का राज्यपाल आचार्य देवव्रत जी, लोकसभा का अध्यक्ष श्री ओम बिरला जी, गुजरात का माननीय मुख्यमंत्री श्री विजय रूपानी जी, केंद्र सरकार में संसदीय कार्य प्रणाली का विभाग का मंत्री श्री प्रहलाद जोशी जी और गुजरात विधानसभा का अध्यक्ष श्री राजेंद्र त्रिवेदी जी और राज्यसभा में मेरा साथी डिप्टी चेयरमैन श्री हरिवंश जी और लोकसभा में कांग्रेस पक्ष का नेता
श्री अधीर रंजन चौधरी जी और देश भर से आए हुए सभी सभाध्यक्ष, विधानसभा और विधान परिषद और सचिव और मित्रों, भाइयों और बहनों, मैं सचमुच में इस कार्यक्रम में भाग लेते हुए विशेष आनंद महसूस कर रहा हूँ। कारण एक विषय, दूसरा जगह, स्थान ऐसा है। दिस कॉन्फ्रेंस इज वेरी टाइमली, दो times are not good because of COVID. There are some problems. But the subject that is chosen by the speaker is really very timely, very useful. Second, the place that has been chosen is also very good, very impressive, very inspiring. आप लोगों ने देखा हो, you might have seen the statue, the tallest statue in the world of the tallest reader. And it's very beautiful, at the same time dutiful. Beauty and duty combined together, you can make the country mighty. That should be our purpose of all the people in public life. As I said, I am very delighted to be associated with this distinguished assembly of the presiding officers of its 80th edition. I prefer to call presiding officers the high priests of temples of democracy. High priests of the temples of democracy. You are mandated with upholding sanctity of the sanctum sanctorium of these temples. This has to be kept in mind by everyone. We consider our state to be in its best state when each of the three organs of the state perform to the best of its potential in the domain specified in each one of them, in pursuit of the mandate defined and in the manner prescribed in the Constitution. Our Constitution demarcated very clear domains of each of these three organs in the lines of separation of powers, though not in a very formalistic manner. The theory of separation of powers by Montesquieu in 1748 had its origin in his genius concerned to avoid autocracy and tyranny if the legislative, executive and judicial powers were to be concentrated in one organ or one individual. That is the spirit. Still, the legislative and executive functions continued to be in the same hands till the middle of 19th century. Ever since separate domains came into being, it has been a saga of frictions and tensions. The case of India since independence is no exception. So, it is appropriate for us to take stock of the harmonious working of the three organs. Harmony lies in each organ doing its job without interfering into the domain of others. This has to be kept in mind by all the three organs. This warrants a spirit of mutual respect, appreciation and cooperation, responsibility and restraint. Unfortunately, there have been several instances of crossing the boundaries. We are familiar with the excess of executive in disregard of their accountability to the legislature on certain occasions. There have been cases when rules framed under the delegated subordinate legislation violated the provisions of the original legislation by the Parliament. Violation of rights and liberties of citizens by the executive. At times, it is too visible to comfort. At times, the legislature too has tended to cross the line. The 39th Constitutional Amendment, placing the election of the President and Vice President and Prime Minister beyond the scope of judicial scrutiny in the circumstance in 1975,
is one such instance. There have been quite a few judicial pronouncements that gave a distinct impression of an overreach. These actions have resulted in an avoidable blurring of the contours demarcated by the Constitution. They have led to the question as how these three organs of the state should respect the jurisdictional sanctity enshrined in the Constitution instead of arrogating themselves a sense of supremacy. The moot question is, does our Constitution envisage any of the three to be supreme? Who is supreme? Sometimes discussion is raised. As early as in 1955, Ram Javaya versus the state of Punjab case, the Supreme Court held, quote, our Constitution does not contemplate assumption by one organ or part of the state of functions that essentially belong to another. By this, it is very logical to conclude that even the principle of first among the equals does not apply to any of the three organs, first among the equals. In the case of P. Ramachandra Rao versus State of Karnataka in 2002, the Apex Court observed the Supreme Court does not consider itself an imperium in imperio, an empire into an empire, or would function as a despotic branch of the state. Former Chief Justice of India, Dr. A.S. Anand, held, quote, I am saying that judiciary is the guardian of the Constitution. It is not implied that legislature and executive are not equally to guard the Constitution. For the progress of the nation, however, it is imperative that all the three wings of the state function in complete harmony. This is the judicial pronouncement of the Supreme Court of India. Everybody should remember that. The quest for harmony is the theme of deliberation at this August Assembly. I am very happy about this theme. This quest is not new for all of us in India. Many centuries ago, the Indian sages hoped for a harmonious coexistence. Sages, rishis. In the Rig Veda, they had said, Samaniva akuti, Samana hrudayaniva, Samanam astuvamano, Yatavah susahasati. This is said in Rig Veda. Let us be driven by a common goal, united by a common commitment, and inspired by ennobling thoughts that will ensure we work together with harmony and in a cheerful environment. Three of us. Each organ has that overreaching goals that has the larger public interest. In view, the foundation for a synergetic function will be laid. That spirit will have to be constantly protected, nurtured with mutual respect and a high sense of responsibility. Since independence, the Supreme Court and High Courts have delivered several far-reaching verdicts in furtherance of socio-economic objectives besides making correctional interventions. But occasionally, concerns have been raised to whether they are entering the domains of the legislative and the executive wings. There have been debates as to whether some issues should have been more legitimately left to the other organs of the government. For example, Deepavali fireworks, cess on registration and movement of vehicles from the national capital region through Delhi, banning the use of vehicles of certain make after 10 or 15 years, monitoring the police investigation, denying the executive any role in the appointment of judges by instituting collegium, which is said to be an extra-constitutional body. This is also the view held by many of the jurists. Invalidating the National Judicial Accountability Commission Act, seeking to ensure transparency and accountability are being cited as instances of judicial overreach. So these has to be kept in mind by all the concerned. So there are some concerns about the harmony in the working of three organs of the state. Our Constitution provides for checks and balances
to ensure playing by the rules and harmony among the three organs of the state. It is a settled position that Constitution is supreme. And none of these three organs, neither the legislature nor the executive or the judiciary. Constitution is supreme. This has to be kept in mind. Since Mahamahim Rashtrapati ji would throw more light on these issues, I would like to turn to the issues concerning the presiding officers and the legislators. The Greek philosopher Socrates said the business of legislature is serious in nature. As they discuss the ways we ought to live, legislatures are the cornerstones of democracy, as they provide the basis for the actions of the executive and the judiciary. Judicial review, declared as one of the basic features of our Constitution, imposes certain restrictions on the legislature. Lawmakers have the liberty of defending their territory even by nullifying judicial decisions if so warranted. Given the importance of legislature, the presiding officers have a major role to play in furthering the cause of the parliamentary democracy. Over the years, the battle of perception has tilted against the legislature and its members. The frequent disruptions, conduct of legislators within and outside the chambers, raising number of legislators with criminal background, raising money power in elections, flaunting of power as legislators are some of the reasons for this negative perception. Character, caliber, conduct used to guide, but now caste, community and cash are trying to encroach upon that sacred duty. So all these things, people are agitated and they want to see that people with character, caliber, capacity and conduct come to legislation. They want to see that the legislators behave in such a dignified and decent manner, maintain the decorum of the institution they are being elected. On the occasion of the Golden Jubilee of our independence, 1997, please note that all the legislators across the country, including parliamentarians, note this, both the House of Parliament, Rajya Sabha and Lok Sabha, have unanimously adopted resolutions asserting, among other things, that question hour should not be disrupted. Members should not rush into the well of the House, etc. This is not what I am saying. Of course, I agree. But it was the decision of both the House of Parliament where they have taken a solemn pledge. But this is followed more in violation. Citing frequent disruption of the question hour, it was shifted from 11 a.m. to 12 noon in 2014 in the Rajya Sabha. During 2010-14, only 32.39% of the question hour time was made use of, while 67.61% of the valuable question hour time was lost due to disruptions and forced adjournment. Not this particular regime, this tenure or earlier tenure. But after question hour was shifted, only 26.25% of the question time was availed in the next year, 2015. For the 5-year period, 2015 and 19, only 41.39% of the question hour time was made use of. Through this is an effective instrument to take on the government to task by asking important questions for oral replies from the government, which is an important part of the oversight function of the House. In fact, over the last 30 years, utilization of question hour time has been declining. This is a matter of serious concern. This has to be kept in mind by all political parties. Blaming this party, that party is not going to solve the problem. Political parties should really think seriously, ponder over the issue to see that their members conduct themselves in an ideal manner in the House and take full advantage of the avenues that are available through rules and regulations of the Parliament. This has to be kept in mind. It is high time that the political parties do introspection and see to it that their legislators conduct themselves in a dignified manner. My dear friends, the Conference of Presiding Officers have been regularly taking stock of the functioning of the legislature in the country and has been making recommendations for improving their functioning.
based on the discussion of the Bhubaneswar Conference of the presiding officers in 1978 and adoption in the Lucknow Conference in 1985, the system of department-related parliamentary standing committees was introduced in 1993. These committees of parliament, now numbering 24, they are doing a commendable job by undertaking detailed scrutiny of the bills referred to them, the demands for grants and other issues chosen by the committees. I have been regularly reviewing the performance of the 8 committees of the Rajya Sabha, and they have shown substantial improvement during the last 3 years in terms of attendance, average duration of meetings, etc. I urge upon the presiding officers to take necessary measures to make overall operationals of such committees in all the legislatures across the country. In the Rig Veda, Sabha Adhyaksha is required to be a person well versed in the matters of state, experienced, astute, not a novice in politics, impartial, learned and virtuous, benevolent and mature by advanced age and learning. This is what is said in Rig Veda, Sabha Adhyaksha. I urge upon all the people to remember this, and all of us to make good use of these attributes to improve the functioning of respective legislatures as the high priests of democracy, aided and assisted by the rules, conventions, earlier rulings of the chair and your own wisdom and experience. You shall do everything required to uphold the sanctity of the temples of democracy. I am particularly distressed over the state of affairs in several state legislatures. Decency, dignity, decorum, 3 Ds of the temples of democracy will be upheld only through adherence to the 3 Ds, that is, debate, discuss and decide, not going or resorting to the 4th D, that is disruption. Unabated disruption seriously erode the standing of the legislature. Lack of harmony in the functioning will seriously erode legitimacy of all the 3 organs of the state. I appreciate the Lok Sabha Speaker, Sri Om Birla ji, for his personal interest in organizing this important conference, that too at the Statue of Unity of Sardar Vallabhbhai Patel, and choosing a very relevant theme. The Honorable Rashtrapati ji, who is attending this program, first actual program. Earlier it was virtual. Actual or virtual में बहुत फर्क है. You will be able to enjoy more if it is actual. But in actual, the factual situation is there are problems. Maintaining distance, wearing the mask, and following the other rules that have been prescribed by the government and the system. We have to be very, very careful during our deliberations, maintaining self-restraint of maintaining the distance, and also wearing the mask, and also taking care of our own health. As it was said, the Vice President, the President, Vice President, Speaker, all coming together and the Prime Minister joining later adds to the importance of this conference. So I hope that our debates and discussions during these 2 days will be more meaningful, and every one of us will take necessary steps to see that these things are followed. Passing a resolution is very easy after some consultation. But following the resolution, you need resolution by all concerned. That has to be carefully observed. I once again say that 3 organs of constitution, powers, functions are clearly defined. The legislature has a duty and responsibility and domain to pass legislations. The executive is mandated to implement the legislations made by parliament or assemblies, and the judiciary is mandated to interpret the constitution and also to see whether a law passed by the legislature is legal or not. The action of the government is legal or not. Is it in consonance with the constitutional spirit? That has to be seen by the judiciary. Interpretation of the constitution and also
legality of the registration and actions of the government, legality of the actions can be seen and should be seen and decided by the judiciary. But other administrative actions has to be left to the administration, because elected people are accountable to the people and they have to go back to the people and seek their mandate. So let each one of us understand our duties and responsibilities and perform our dharma to the best of our ability. That is what is being expected of the people. Thank you very much for giving me this opportunity. Namaskar. Jai Hind. उपराष्ट्रपति जी एवं सभापति राज्यसभा श्री वेंकैया नायडू जी का सादर धन्यवाद। माननीय राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी सभा को संबोधित करेंगे। माननीय राष्ट्रपति जी। अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन में प्रमुख रूप से उपस्थित उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति श्री वेंकैया नायडू जी, गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत जी, लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला जी, गुजरात के मुख्यमंत्री श्री विजय रूपाणी जी, संसदीय कार्य मंत्री श्री प्रहलाद जोशी जी, गुजरात विधानसभा के स्पीकर श्री राजेंद्र त्रिवेदी जी, राज्यसभा के उपसभापति श्री हरिवंश जी, संसदीय कार्य राज्य मंत्री श्री अर्जुन राम मेघवाल जी, लोकसभा में प्रतिपक्ष का प्रतिनिधित्व करने वाले श्री अधीर रंजन चौधरी जी। ये हम सब लोगों के लिए बहुत प्रसन्नता की बात है कि ऑल इंडिया प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स कॉन्फ्रेंस का ये सम्मेलन सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा के सानिध्य में हो रहा है। उनकी ये प्रतिमा हम सब लोग जानते हैं विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा है। ये हम सभी देशवासियों के लिए गौरव की बात है। एक युग था जब यूनाइटेड स्टेट्स की जो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी थी उसको विश्व की सर्वोच्च ऊंची प्रतिमा माना जाता था, और इस दृष्टि से मैं कहता हूं कि आज हम सब भारतवासियों के लिए यह गौरव का विषय है। हम सब जानते हैं कि देश की एकता और अखंडता के सूत्रधार रहे सरदार पटेल की प्रतिमा को स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का नाम दिया जाना बहुत सार्थक है। इसीलिए उनका जन्मदिवस भी प्रतिवर्ष 31 अक्टूबर को पूरे देश में राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह एक सुखद संयोग है कि आज भारतीय परंपरा के अनुसार एक त्योहार भी आता है, देवोत्थान एकादशी का पावन। बोलचाल की भाषा में देश के अनेक हिस्सों में इसे देव उठनी एकादशी भी कहते हैं, और ये मान्यता है कि आज के दिन से सामाजिक गतिविधियों में सक्रियता बढ़ती है तथा मांगलिक कार्यों का शुभारंभ भी होता है। मैं आप सभी को इस शुभ अवसर पर हार्दिक बधाई देता हूं। इसे दैवी संयोग भी माना जा सकता है कि कोरोना महामारी से उत्पन्न स्थिति के कारण, जैसा कि आदरणीय वेंकैया नायडू जी ने भी कहा कि पिछले लगभग 8.5 महीने के पश्चात आज पहली बार मुझे किसी सभा को सीधे, जो एक्चुअल की बात कर रहे थे, सीधे संबोधित करने का अवसर प्राप्त हुआ है।
विषम परिस्थितियों में इस सम्मेलन का आयोजन करने से जुड़े सभी महानुभावों के प्रयासों की मैं सराहना करता हूं। वर्ष 1921 में स्थापित AIPO कॉन्फ्रेंस इस वर्ष अपने शताब्दी वर्ष में प्रवेश कर रही है। लगभग 100 वर्ष से इस सम्मेलन का आयोजन होना अपने आप में एक उल्लेखनीय उपलब्धि है। इस ऐतिहासिक अवसर का साक्षी होना मेरे लिए भी सौभाग्य की बात है। 2 दिन का यह सम्मेलन कल 26 नवंबर को संविधान दिवस पर समाप्त हो रहा है। हम सब जानते हैं कि देशवासियों ने 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान अंगीकृत व आत्मार्पित किया था। मुझे प्रसन्नता है कि भारत सरकार ने वर्ष 2015 से प्रत्येक वर्ष 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया। हम सभी देशवासियों के लिए संविधान दिवस का एक विशेष महत्व है और इसीलिए इस महत्वपूर्ण अवसर पर इस सम्मेलन के आयोजन के लिए मैं कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष एवं राज्यसभा के सभापति और उपसभापति के साथ साथ आप सभी प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स को भी बहुत बहुत बधाई देता हूं। वर्ष 1925 में श्री विट्ठल भाई पटेल को केंद्रीय विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया था। इस पद पर आसीन होने वाले वे प्रथम भारतीय थे। यह एक ऐतिहासिक अवसर था। श्री विट्ठल भाई पटेल गुजरात के प्रसिद्ध वकील, स्वतंत्रता सेनानी और सरदार वल्लभ भाई पटेल के बड़े भाई थे। वे गुजरात की माटी से उपजे राष्ट्र निर्माताओं में से एक प्रमुख विभूति थे। स्वतंत्रता प्राप्त होने के बाद वही केंद्रीय विधानसभा लोकसभा में परिवर्तित हो गई। यह एक और भी सुखद संयोग है कि भारत की पहली लोकसभा के स्पीकर श्री गणेश वासुदेव मावलंकर का जन्म भी गुजरात में हुआ था। भारत की संसदीय प्रक्रिया की सफलता में श्री मावलंकर के योगदान के लिए हम श्रद्धा व आदर से उनका स्मरण करते हैं। आदरणीय पीठासीन अधिकारीगण, पहली लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में मावलंकर जी ने देश के लोकाचार के अनुरूप प्रक्रियाएं और परंपराएं निर्धारित की। वे स्वयं सदन की मान मर्यादाओं का पालन करते थे तथा दूसरों से भी इनका दृढ़ता से अनुपालन करवाते थे। उनका मानना था कि संसद और राज्यों के विधानमंडल, जिसमें कि विधानसभाएं और विधान परिषद भी शामिल हैं, जनहित की सिद्धि के लिए सर्वोच्च मंच होते हैं और सभी सदस्यों को अपने राजनैतिक मतभेद भुलाते हुए कंसेंसस से यानी आम सहमति से जनहित का उद्देश्य प्राप्त करना चाहिए। मावलंकर जी के शब्दों में यदि हम कहें तो मैं उन्हें कोट करना चाहूँगा। उन्होंने कहा था, ईच वन ऑफ अस हैज़ टू रिमेंबर that howsoever great the difference in viewpoints and methods, we are all meeting here as representatives of the nation for one common cause, which, in the language of the preamble to the Constitution, is to secure to all its citizens justice, liberty, equality and fraternity. Unquote. उपस्थित पीठासीन अधिकारीगण, आज जब विश्व के अनेक देशों में लोकतांत्रिक संस्थाओं पर सवाल उठाए जाने लगे हैं, तब भारत की मिट्टी में लोकतंत्र की प्राचीन जड़ें और भी मजबूत हो रही हैं। भारत में आज से लगभग 2500 वर्ष पहले से गण तथा संघ जैसे स्वतंत्र शब्द प्रयोग में रहे हैं। हमारे प्राचीन ग्रंथों में गणतंत्र का उल्लेख जनतंत्र तथा गणराज्य के आधुनिक संदर्भों में किया गया। हमारे यहाँ वैशाली, कपिलवस्तु और मिथिला, जो वर्तमान में बिहार राज्य के क्षेत्र हैं,
जैसे अनेक गणतंत्र अस्तित्व में थे, इस प्रकार भारत को वास्तव में गणतंत्र की जननी भी कहा जाता है। भारत में सदा ही अच्छे विचारों का स्वागत किया गया। संविधान के निर्माण में भी विश्व के संविधानों में उपलब्ध उत्तम व्यवस्थाओं को अपनाया गया। असाधारण विवेक के धनी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में संविधान सभा ने बड़ी सूझबूझ के साथ हमारे संविधान को अंतिम रूप दिया। हमारे देश की संसद और विधानसभाएं हमारी संसदीय व्यवस्था का आधार हैं। उन पर देशवासियों की नियति के निर्धारण का महत्वपूर्ण दायित्व है। पिछले कुछ दशकों में आम जनमानस की आशाओं, आकांक्षाओं और जागरूकता में कुछ विधानसभाओं की कार्रवाई का सीधा प्रसारण किया जाता है। इससे सांसदों और विधायकों द्वारा की जाने वाली चर्चाओं और गतिविधियों की जानकारी जनता के व्यापक वर्ग तक तत्काल पहुंच जाती है। देश की जनता अपने जनप्रतिनिधियों के योगदान व प्रयासों को प्रत्यक्ष देखती है। इसलिए जनप्रतिनिधियों में अपनी भूमिका के प्रति सजगता भी बढ़ी है। मुझे भी 12 वर्ष तक राज्यसभा का सदस्य रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और संसदीय कार्रवाई में भाग लेने व उसे नज़दीक से देखने का सुअवसर मिला। मेरा मानना है कि देश की जनता अपने जनप्रतिनिधियों से संसदीय मर्यादाओं के पालन की अपेक्षा करती है। इसलिए कभी कभी जब जनप्रतिनिधियों द्वारा संसद या विधानसभा में अमर्यादित भाषा का प्रयोग या अमर्यादित आचरण किया जाता है तो जनता को बहुत पीड़ा होती है। जन कल्याण के व्यापक हित में सामंजस्य और समन्वय का मार्ग अपनाना चाहिए। लोकतांत्रिक व्यवस्था में वाद को विवाद न बनने देने के लिए संवाद का माध्यम ही सबसे अच्छा माध्यम होता है। मैं इसे फिर रिपीट करना चाहूँगा क्योंकि यही एक माध्यम है जिसके द्वारा आप सभी पीठासीन अधिकारीगण अपनी जिम्मेदारी को बखूबी और कुशलतापूर्वक निभा सकते हैं, जिसमें कहा गया है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में वाद को विवाद न बनने देने के लिए संवाद का माध्यम ही सबसे अच्छा माध्यम होता है। संसदीय लोकतंत्र में सत्ता पक्ष के साथ साथ प्रतिपक्ष की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसलिए दोनों में सामंजस्य, सहयोग एवं सार्थक विचार विमर्श आवश्यक है। पीठासीन अधिकारियों का यह दायित्व है कि वे सदन में जनप्रतिनिधियों को स्वस्थ बहस के लिए उपयुक्त वातावरण उपलब्ध कराएं और शिष्ट संवाद तथा चर्चा को प्रोत्साहित करें। अपने निर्वाचन क्षेत्र के प्रतिनिधि होने के नाते आप सब लोग भी किसी न किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी को रिप्रेजेंट करते हैं। पीठासीन अधिकारी की जवाबदेही क्षेत्र की जनता के प्रति भी होती है। सदन के अध्यक्ष का आसन उनकी गरिमा और दायित्व दोनों का प्रतीक होता है, जहां बैठकर वह पूरी निष्पक्षता और न्याय भावना से कार्य करते हैं। निष्पक्षता और न्याय भावना से काम करना हमारी संसदीय लोकतांत्रिक व्यवस्था का आधार है। हमारी लोक कथाओं में भी ऐसे अनेक दृष्टांत मिलते हैं और आज इस अवसर पर मैं एक दृष्टांत आप सब लोगों के बीच में साझा भी करना चाहूँगा। एक चरवाहा, जिसे अंग्रेजी में शेफर्ड कहते हैं, उस बालक की एक कहानी आती है जिसमें कहा गया कि वह बालक अपने साथियों के साथ पशुओं को चराने के लिए प्रत्येक दिन अपने गांव से बाहर जाता था। जब पशु इधर उधर घास चरने लगते तो सभी बालक आपस में मिलकर खेल खेलने लगते।
एक दिन खेलते खेलते वह बालक एक चट्टान पर बैठ गया। चट्टान पर बैठते ही बालक की भाव भंगिमा बदल जाती थी और वह किसी न्यायप्रिय राजा की तरह बर्ताव करने लगता था। जब बच्चों का आपस में झगड़ा होता और वो उस बालक के पास समाधान के लिए जाते तो वह पूरी गंभीरता से न्यायपूर्ण समाधान देता था। लेकिन चट्टान से जैसे ही वो बालक हटता था, उतरता था, वैसे ही वो बालक सामान्य बालकों जैसा व्यवहार करने लगता था। उस बालक के व्यवहार की चर्चा उस राज्य के राजा तक पहुंची और उस स्थान पर खुदवाई कराई गई कि आखिर उस चट्टान की विशेषता क्या है। उस खुदाई के पश्चात ये पता चला कि वो सिंहासन देश के, भारत के न्यायप्रिय सम्राट विक्रमादित्य का था। उस सिंहासन के प्रभाव से ही उस बालक में न्यायप्रियता और बुद्धिमत्ता आ जाती थी। आप सभी पीठासीन अधिकारियों का भी जो अध्यक्षीय पीठ होती है वो भी निष्पक्षता, समदर्शिता और न्यायप्रियता का आसन है और आप सभी पीठासीन अधिकारियों से अपेक्षा की जाती है कि आपका व्यवहार भी इन्हीं आदर्शों से प्रेरित होना चाहिए। हमारी लोकसभा में भी अध्यक्षीय पीठ के पीछे बौद्ध चिंतन की एक सूक्ति अंकित है। वहाँ लिखा है कि धर्म चक्र प्रवर्तनाय, अर्थात कि संसदीय प्रणाली के अंग के रूप में हम सभी का लक्ष्य धर्म यानी लोक कल्याण के प्रति होता है और अपने कर्तव्य की प्रक्रिया को गतिमान रखना, हमेशा बनाए रखना चाहिए। भारत की संसद ने जन भागीदारी को बढ़ावा देने के प्रयासों और स्वस्थ चर्चा को प्रोत्साहित करने वाले निकाय के रूप में लोगों के हृदय में एक विशेष स्थान बनाया। इसी प्रकार राज्यों की विधानसभाएं और विधान परिषदें भी लोगों की आशाओं और आकांक्षाओं को मुखरित करने का सशक्त माध्यम बनी है। सभी पीठासीन अधिकारीगण लोकतांत्रिक व्यवस्था जनता के कल्याण का सर्वाधिक प्रभावी माध्यम सिद्ध हुई है। इसलिए संसद एवं विधानमंडल का सदस्य होना अपने आप में सभी के लिए गौरव की बात है। सभी सदस्यों को और पीठासीन अधिकारियों को जनता की भलाई तथा देश की तरक्की के लिए एक दूसरे की मर्यादा बनाए रखनी चाहिए। पीठासीन अधिकारियों की गरिमा का ध्यान रखने से सांसदों और विधायकों का अपना सम्मान भी बढ़ता है और लोगों के मन में संसदीय लोकतंत्र के प्रति आदर भाव भी बना रहता है। वर्ष 1949 में भारतीय संविधान सभा में आज ही के दिन, जिसका उल्लेख भी किया हमारे पूर्व वक्ताओं ने, विशेषकर लोकसभा के अध्यक्ष जी ने, आज ही के दिन संविधान के प्रमुख शिल्पी बाबा साहब डॉक्टर B.R. आम्बेडकर ने कहा था कि संविधान की सफलता भारत की जनता और राजनीतिक दलों के आचरण पर निर्भर करेगी। अब यह हम सब पर निर्भर है कि अपने राष्ट्र निर्माताओं के सपनों को पूरा करने के लिए भय, प्रलोभन, राग द्वेष, पक्षपात और भेदभाव से मुक्त होकर शुद्ध अंतःकरण से कार्य करें। भारत की शासन व्यवस्था के तीनों अंगों अर्थात कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका द्वारा आपसी समन्वय और सामंजस्य से ही कार्य करने की परंपरा अब सुदृढ़ हो चुकी है। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि इस परंपरा को पुष्ट करने के लिए 2 दिवसीय सम्मेलन के दौरान सशक्त लोकतंत्र, आप सभी के एजेंडा में सशक्त लोकतंत्र हेतु विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका का आदर्श समन्वय, इस विषय पर गहन चर्चा करने वाले हैं। और मुझे प्रसन्नता होगी स्पीकर साहब कि यदि आप इस गहन मंथन के पश्चात जो रिपोर्ट बने उसे आप यदि मेरे पास भी भेजें तो मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। मुझे विश्वास है कि इन 2 दिनों में आप सभी के विचार मंथन से जो निष्कर्ष प्राप्त होंगे उनको
अपनाने से हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था को और भी मजबूती मिलेगी। लोकतांत्रिक व्यवस्था अंततः लोक कल्याण, विशेष रूप से गरीबों, पिछड़ों और वंचितों के उत्थान और देश की प्रगति के परम ध्येय से संचालित होती है। मेरा विश्वास है कि शासन के तीनों अंग मिलकर इस ध्येय को प्राप्त करने की दिशा में कार्य करते रहेंगे। हमारे ग्रंथों में भी इसका उल्लेख किया गया, विशेषकर ऋग्वेद में कहा गया है, सम गच्छध्वम सम वदध्वम सम वो मनांसी जानताम, अर्थात सभी साथ मिलकर चलें, सभी मिलजुल कर आपस में संवाद करें और सबके मन भी मिले रहें। मेरी आप सबके साथ बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। मित्रों, अंत में मुझे ये भी कहना है कि आज सुबह जब मैं दिल्ली से चला था तो एक दुखद घटना की जानकारी मिली। श्री अहमद पटेल के निधन का समाचार मुझे मिला, बहुत दुख हुआ। वे देश के एक वरिष्ठ राजनेता थे। जिस स्थान पर हम ये सम्मेलन कर रहे हैं, इसलिए इस घटना को उल्लेख करना मेरे लिए आवश्यक था। ये कार्यक्षेत्र उनका जो सामाजिक और राजनीतिक दृष्टि से या पब्लिक फील्ड की दृष्टि से उनके कार्यक्षेत्र यही क्षेत्र रहा है, और इस दृष्टि से मैं अपनी उनकी स्मृति को नमन करता हूँ। इसी के साथ मैं अपनी बात भी समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। अनमोल संबोधन के लिए माननीय राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी का सादर धन्यवाद और आभार। सभी से आग्रह कि राष्ट्रगान होने वाला है, संयमित होकर खड़े हो जाएं।